वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास का, और जो बीए फर्स्ट ईयर का पहला लेसन है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। लगभग लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में और जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो हर साल पुटअप होता है। एक आध साल को यदि छोड़ दें तो जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी में पिछली बार आया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है कॉमनली जो लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनको प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा का पता चलता है उनसे, या उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, या उनका विवरण दीजिए, जो भी आएगा। ठीक है, तो अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को देखते हैं। तो उनको हम चार भागों में डिवाइडेशन करते हैं। चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है धार्मिक ग्रंथ। कहने का मतलब कौन कौन से धर्म रहे थे प्राचीन भारत में, उनके कौन कौन से ग्रंथ रहे थे। सेकंड नंबर पे यदि बात करूं मैं आपसे, तो वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। कहने का मतलब हमारे जो इतिहास था पुराना, उसके अंदर जो ग्रंथ लगे होते, तो वहां से जानकारी मिलती है कि हमारा जो प्राचीन भारत था उसका इतिहास कैसा था। थर्ड में आपसे बात करूं तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक कहने का मतलब प्राचीन जो सिक्के हैं, मोहरे या फिर अभिलेख हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो भारत था उसका प्राचीन काल कैसा था, कैसे राजा थे, कैसा यहाँ का जोग्राफिकल मतलब स्ट्रक्चर था। चौथी पॉइंट की यदि बात करूं मैं तो आपसे, तो वो होती है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। कहने का मतलब जो विदेश से यात्री भारत के अंतर्गत आए थे, उन्होंने अपने यात्रा विवरण लिखे थे। उनके अंतर्गत भारत को और भारत की कैसी रूपरेखा दिखाई गई है, उनमें भारत की जो भौगोलिक कंडीशंस हैं वो कैसी दिखाई गई हैं। तो इन चार टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया है, बड़ा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर में। 2 नंबर में या 5 नंबर में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो। 20 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। और पहला, जब आप धार्मिक ग्रंथ लिखने जाओगे, तो भारत के अंतर्गत धर्म थे। एक तो वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म, और एक था जैन धर्म, और एक था बौद्ध धर्म। ये भारत के प्राचीन धर्म है। वैदिक धर्म की बात करूं तो इसके अंतर्गत जैसे आपने पहला टॉपिक बना दिया धार्मिक ग्रंथ। आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, धार्मिक ग्रंथ बना दिया आपने। फिर आप वैदिक ग्रंथ, है ना, तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो वैदिक साहित्य था वो कैसा कैसा था। तो वैदिक साहित्य में एक तो वेद, तो इसमें लिख देंगे आप वेदों की संख्या 4 थी, और चारों के नाम लिख देंगे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसके बाद में सामवेद, और एक है अथर्ववेद। ठीक है, अब यदि आपके पास एग्जाम में टाइम है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो गया, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित हो गया, सामवेद वो संगीत से, और अथर्ववेद जो भूत पिशाच होते हैं, या कहने का मतलब कल्पना या जो कांड है उनकी तरह से हो गया। कौन सा? अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों के बारे में लिख सकते हैं। वेद के बाद में आपसे बात करूं तो आप उपनिषद के बारे में लिख सकते हैं। उपनिषद, आपको केवल केवल ये पॉइंट होने चाहिए याद कि वैदिक धर्म के अंदर एक हम वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। उसके अंदर का यदि मैटर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पॉइंट से भी एक दो लाइन लिख के और अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब उपनिषदों की बात करूं तो उपनिषदों की संख्या 108। इसके अंदर से एक दो उपनिषद जो अच्छे हैं, कहने का मतलब मोस्ट मोस्ट है। जैसे कि 100 मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद आपने पढ़ा होगा, और यहीं से हमने जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो लिया गया है, सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा वेद हो गए, उपनिषद हो गए, एक आरण्यक, है ना। आरण्यक का मतलब ऐसे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे जाते थे, है ना, एकांत में लिखे जाते थे, वो ग्रंथ कहलाते थे आपके आरण्यक। तो आप वैदिक साहित्य में मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट बनाइए, क्योंकि चारों को यदि ज्यादा आप डिवाइड करके ज्यादा विवरण लिखोगे ना, तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट करके लिख के चलना है। वैदिक धर्म में आपने वेद ऑप्शन बना दिया, और वेद के अंतर्गत 4 वेदों के नाम लिख दिए। फिर आपने उपनिषद बनाया, उपनिषदों की संख्या 108 होती है, 108 में से एक का आपने यूं विवरण दे दिया। इसके बाद में आरण्यक ग्रंथों के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो आप पुराणों के बारे में बता सकते हो। पुराणों की संख्या 18 है। फिर इन पुराणों में मेन मेन कौन सी, जैसे कि मत्स्य पुराण हुआ, वो सबसे प्राचीन है। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। यदि 20 नंबर का आपको क्वेश्चन आया तो आपको 2 पॉइंटेज लिखना है। यदि पॉइंट बना के लिखोगे तो ज्यादा कोशिश रहेगी कि आप अच्छे मार्क्स भी ले पाओ और अपना अच्छा आंसर भी लिख पाओ। तो वैदिक धर्म हो गया। जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म के ग्रंथों में एक आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा और एक ग्रंथ लिखित है आचार्य हेमचंद्र सूर्य द्वारा, और इस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट परिवन। परिशिष्ट परिवन, तो ये ग्रंथ लिखा गया है जैन धर्म के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा और जैन धर्म की बात करूं मैं आपसे, तो जैन धर्म के अंतर्गत एक दो ग्रंथ और हैं जिनसे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जैन धर्म के हम 2 लिख सकते हैं कि जैन धर्म के 2 भाग हुए थे, एक तो श्वेतांबर हुआ था और एक हुआ था दिगंबर। तो ये दोनों शाखाएं थी। इनके जब नियमों को पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का पता चलेगा हमें। तो वैदिक और जैन धर्म के अंतर्गत तो ये हो गए। अब बात बौद्ध धर्म की बात करूं मैं आपसे, तो बौद्ध धर्म भारत का प्राचीन धर्म है, और इसके अंतर्गत आपने विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सत्य पिटक, ये 3 पिटक थे बौद्ध धर्म के। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सत्य पिटक। ठीक है, 3 पिटक थे, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सत्य पिटक। तीनों में कहीं ना कहीं जो बौद्ध के जो अनुयायी होते थे या बौद्ध के जो भिक्षु होते थे, उनके कहने का मतलब जैसे विनय पिटक में उनका आचार विचार दे रखा है। ठीक है, अभिधम्म और सत्य पिटक में कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होंगे या भिक्षु होंगे,
उनके सिद्धांत क्या क्या होंगे, कैसे कैसे नियमों का पालन करना होगा, उनकी दैनिक दिनचर्या कैसे होगी। तो कहने का मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप जो 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सत्य पिटक, इन तीनों को लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्रंथ भी जैसे कि बुद्ध चरित्र, ठीक है, सौंदर्यानंद, एक दो ग्रंथों के नाम लिख दें तो ठीक रहेगा, बाकी आप जितना शॉर्ट लिखोगे, जैसे कि वैदिक धर्म आपने चारों के नाम लिख दिए, क्योंकि आगे 3 पॉइंटेज और भी ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा लिख सकते हो आप, तो इनको शॉर्ट करो। जैन धर्म में जैन धर्म को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों लिख दिया आपने, और उसके बाद में ये कर दिया। ठीक है, और बौद्ध धर्म की यदि मैं आपसे बात करूं तो बौद्ध धर्म में आपने विनय पिटक, अभिधम पिटक और सत्य पिटक कर दिया। तो ये प्राचीन भारत के जो धर्म थे, उन धर्मों के जो जो ग्रंथ थे उनके अंदर से हमें जानकारी मिलती है भारत की। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ हो गए प्राचीन, उनमें हमने तीनों धर्मों के ग्रंथ है वो पढ़ लिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा ऐतिहासिक ग्रंथों की, कि भारत के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनके अंदर के क्या क्या है। यदि आप पॉइंट बना के पॉइंट टू पॉइंट 4-4, 5-5 पॉइंट एक टॉपिक के आप लेके चलते हो तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है लगभग लगभग कवर हो जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करूं मैं तो भारत के इतिहास में एक ग्रंथ आता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र रचयिता है आपके कौटिल्य। ठीक है, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के कौटिल्य से हमें जानकारी कैसे मिलेगी, आपको पता है कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होगा जी, अर्थशास्त्र बुक है जो लिखी थी इन्होंने, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य की जो उस टाइम पे जो शासन था, शासन प्रणाली थी, किसने युद्ध किए, इनका जो शासन था उसमें सेना में कौन कौन से पद थे, तो ये जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं हमें जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा बात करूं मैं, आपने तो एक बुक का नाम सुना होगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बुक है, इसके लेखक है कलहण, और इसमें भारत का एक राज्य J&K, जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो राजतरंगिणी के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि राजतरंगिणी के कलहण है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का अध्ययन किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात करूं आपसे तो आपने एक बुक का नाम पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस, और इसके लेखक है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस की बुक कौन सी होगी, विशाखा दत्त। तो इसमें क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है और नंद वंश है, इन दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति है, इनके बीच में जो युद्ध हुए, युद्ध लड़े गए, उनका वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त के अंतर्गत। तो ये 3 बुक्स हो गई आप। इसके अलावा जैसे कि महाभाष्य है पतंजलि का, ठीक है, महाभाष्य पतंजलि का एक बुक ये लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा हर्षचरित, हर्षचरित लिख सकते हो महाभट्ट की, है ना। तो हर्षचरित में हर्षकालीन जैसे समाज था वो कैसा था तो उसके बारे में लिख सकते हो। एक बुक है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रबरदाई है ना। तो पृथ्वीराज रासो भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इससे हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे, वो पृथ्वीराज राठौड़ था, तृतीय, है ना, उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। अब पृथ्वीराज रासो के अंदर उन्होंने जो पृथ्वीराज है उसकी सेना के बारे में, कितने युद्ध किए, कितनी सेना थी, सेना में पद कौन कौन से थे, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलेगी। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है जो ऐतिहासिक ग्रंथों का, वो भी हमारा क्लियर हो सका है। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं आपसे तो पुरातात्विक स्रोत, कि जो भारत का प्राचीन इतिहास था उसके अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत थे उनका क्या क्या महत्व था, उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है वो देखेंगे। तो बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों, और पुरातात्विक स्रोतों मुख्य रूप से आते हैं आपके सिक्के, ठीक है, या फिर मोहरें हुई, है ना, या फिर अभिलेख, है ना, अभिलेख। और इस अभिलेख के बारे में आपको और जैसे कि स्तंभ लेख हुआ, है ना, और नाम मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो सिक्के, मोहरें, अभिलेख और कह सकता हूँ मैं मृदभांड, है ना, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन है, मृदभांड वगैरह मिले, ये चारों चीज हो जाएंगे आपसे कैसे रिलेटेड हो जाएंगे पुरातात्विक स्रोतों से, जो सामग्री उत्खननों में मिली है। जैसे कि सिक्कों की बात करूं, सिक्कों से क्या जानकारी मिलेगी, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो राजा थे वो खुद के सिक्के बनवाते थे। ठीक है, और उन सिक्कों पर उन राजाओं के नाम, राजाओं के नाम, राजा कौन से वंश से रिलेटेड है उसका नाम, राजा जिस वंश से रिलेटेड है उससे पहले के जो शासक है उनकी ये सुविधा था वो वर्णन। तो ये सिक्के, और इसके बाद में राजा का शासनकाल, शासनकाल भी सिक्कों पर अंकित रहता था। तो कहने का मतलब सिक्कों से हमें जानकारी मिल गई। मोहरों की बात करें तो जिस राजा की मोहर होंगी उस मोहरों पर उस राज्य के शासन का नाम, है ना, शासन किस वंश का उसका नाम, और उस वंश के राजा का नाम, ये डिटेल हमें कहां से मिल जाएंगी, मोहरों से मिल जाएंगी। अभिलेखों की बात करूं मैं आपसे तो अभिलेखों में आप 2-3 नाम, जैसे कि एक तो जूनागढ़ रुद्रदामन वाला है, एक एहुल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, 2 अभिलेख तो ये हो गए, है ना। उसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख है, चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ लेख है। तो ये 3-4 के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। एक तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद में एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय का है, किसका है, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा मेहरौली स्तंभ, ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है, और एक और लिख लीजिए हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। 4 अभिलेखों के नाम हो गए। तो कहने का मतलब इनसे भी हमें, अभिलेखों से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में राजाओं ने जो अपने बारे में लिखवाया है, उन्होंने कुछ दान किया है, कुछ अच्छा कार्य किया है, या फिर किसी राजा की विजय का वर्णन, तो वो हमें अभिलेखों से मिल जाता है। मृदभांड मतलब कहने का मतलब मिट्टी से बने जो बर्तन है उन पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां होती हैं, है ना।
तो उस टाइम को पता पड़ता है कि ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ये उनके कलर हुआ करते थे, इस राज्य में ये बर्तन बनते थे। ठीक है, तो ये चारों सिक्के, मोहरें, अभिलेख और मृदभांड, चारों चीजें किससे होगी? पुरातात्विक से संबंधित। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। कहने का मतलब वे यात्री जो भारत आए और उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत की जो दशा है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, उनका वर्णन किया है। तो उसमें आपको 2-3 यात्रियों के नाम और उनकी बुक्स वगैरह ऐसे कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत, तीनों चीज पढ़ सके। अब पढ़ेंगे हम विदेशी यात्रियों का वृत्तांत कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से विदेशी यात्री आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी वो लिखी थी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, और इस इंडिका के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो भारत है उसकी जो भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उनका पता चलता है मेगास्थनीज की इंडिका से। एक लेखक का नाम लिखूंगा मैं, हेनसांग। ठीक है, विदेशी यात्री था हेनसांग। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसने सी यू की करके बुक थी, सी यू टी, ये बुक लिखी थी किसने? हेनसांग ने। तो इसने हर्षकालीन जो सामाजिक दशाएं थी, भौगोलिक दशाएं थी, उनका वर्णन किया था। और एक नाम और लिख लीजिए आप, फाइयान। ठीक है, फाइयान। ठीक है, और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्यों क्यों की। ठीक है, क्यों क्यों की, ये बुक इन्होंने लिखी है। इसके अलावा और कुछ लेखक और हैं, जैसे सोमाचीन हुआ जो चीन के इतिहास का पिता है ना। तो और सारे लेखक हैं, लेकिन आपको यही शॉर्ट कर देना है। कहने का मतलब आपने 4 पॉइंट बना लिए। 4 जब पॉइंट बना लिए, फिर उनके बारे में आप डिसाइड करके लिखोगे कि इस पॉइंट के ये पॉइंटेज है। जैसे कि पहले वाला वैदिक धर्म बताया मैंने आपको, उसमें 4 वेद हो गए, फिर उपनिषद हो गए, फिर आरण्यक हो गए, आरण्यक के बाद पुराण लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, लेकिन 3-4 टॉपिक पे क्लोज कर देना, क्योंकि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। 4 पॉइंट बनाएंगे तो बाई 5 डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो मैंने क्या क्या बताया आपको? अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का था, इसके अलावा राजतरंगिणी जो कि कलैन का था, महावैश पतंजलि का, और हर्षचरित जिसके लेखक बाणभट्ट है। 4 इसमें बताया मैंने आपको। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो सिक्के, मोहर, अभिलेख और मृदभांड आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि अब सिक्कों के बारे में पता है आपको, तो सिक्कों के बारे में आप लिख सकते हो कि प्राचीन भारत के जो सिक्के थे, है ना, उनसे उन राजाओं के नाम, उनके शासनकाल, है ना, उनकी क्या क्या अवधि रही है, वो चीज हमें जानकारी मिल जाएगी। अगली नेक्स्ट बात करूं विदेशी यात्री वृत्तांत, मैंने अभी 3 बताया आपको, मेगास्थनीज, हेनसांग और फाइयान। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, और हेनसांग हर्षवर्धन काल में उसने सीयू की लिखी, और फाइयान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जिसने फिर की लिखी। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और जहां तक 99.99% संभावना है कि इस बार भी ये क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, बड़ा वाला, उसको टच करेगा। और एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।